क्लास में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे काउंट, कर सकते हैं आप काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि ये काउंट फंक्शन है। काउंट का मतलब रिकॉर्ड्स को गिनेगा, काउंट करके आपको बताएगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि हमारे सामने इस समय ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, हालांकि यहाँ पे सीरियल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सीरियल है, हमको जानकारी है कि यहाँ पे 60 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इसलिए इसको काउंट करने का जरूरत नहीं। अगर सीरियल नहीं पड़ा हुआ है, रोल नंबर पड़ा हुआ है, इस तरीके का डाटा है जहाँ पर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कितने रिकॉर्ड्स भरे हुए हैं, कहीं और चल के देखते हैं, हम किसी और फाइल में देखते हैं। मान लीजिए ये रिकॉर्ड, अगर इस तरीके का आप रिकॉर्ड देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नहीं पड़ा और इस वाले फाइल में सीरियल नहीं पड़ा, तो अभी जानना चाहते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स, इन रिकॉर्ड्स को हम लोग काउंट करना चाहते हैं कि कितने भरे हुए हैं। हो सकता है बीच में कोई रिकॉर्ड नहीं भरा हो, कोई खाली हो। तो काउंट फंक्शन आपको नाम से समझ में आ रहा है कि वो काउंट करता है कि कितने कितने रिकॉर्ड्स इसके अंदर भरे हुए हैं। तो हमारा सिंटेक्स है काउंट ऑफ द रेंज, सभी में रेंज लगेगी। रेंज का मतलब होता है कि सेल पहला और आखिरी सेल जहाँ से लेकर के जहाँ तक आप काउंट करना चाहते हैं उसको आप गिनना चाहते हैं कि कितना है। आपको हमारे पास दो फंक्शन है, काउंट है और एक काउंट ए है। काउंट ए आप लिख लीजिएगा, वहाँ पे तो आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिखेंगे आपके लिए काम चलेगा। समझने के लिए इसको काउंट ए कर ले रहे हैं, आप इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। काउंट ए है, ए का मतलब अल्फा। जब कभी भी अल्फा होगा तो आपका मतलब है कि वो टेक्स्ट फंक्शन है, इस किसी स्ट्रिंग पर फॉलो करेगा। तो काउंट जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, ये काउंट द न्यूमेरिक वैल्यूज को करता है। काउंट द न्यूमेरिक वैल्यूज। काउंट ए जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक को काउंट करता है। क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक को काउंट करता है इसलिए इसमें नंबर भी काउंट हो जाते हैं, अल्फा भी काउंट हो जाते हैं। काउंट द अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, ये फर्क होता है। आपसे पूछा जाएगा कि काउंट और काउंट ए में क्या अंतर है। तो काउंट न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, काउंट ए अल्फा न्यूमेरिक को काउंट करता है। अल्फा न्यूमेरिक को काउंट करने के कारण से ये हम इसको कहते हैं कि ये नॉन ब्लैंक सेल को काउंट कर लेता है। हम इसको इसकी डेफिनेशन में ये भी कह लेते हैं कि नॉन ब्लैंक सेल को काउंट कर लेता है। नॉन ब्लैंक सेल मतलब उसमें चाहे जो भी कुछ भरा हो, चाहे चाहे टेक्स्ट फिल किया हो, चाहे नंबर फिल किया हो, वो सबको काउंट कर लेता है। हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड स्टूडेंट के भरे हुए हैं, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड स्टूडेंट के भरे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कितने भरे हुए। एक काम कर लेते हैं, हम लोग रेंज देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक। रो नंबर 2 से इस वाली फाइल, मतलब ये C2 से लेकर के कहाँ तक 61 तक, रेंज 2 से लेकर के 61 तक जाएगी। तो ये हमारा तो हम लगाते हैं यहाँ पे काउंट C2 से लेकर के C61 तक, ऐसे लिखा मैंने। तो एंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि 60 रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी 60 स्टूडेंट ही हैं, तो यहाँ पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 60 है। ये इस फंक्शन का यूज़ कहाँ पर है कि सपोज करिए कि जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, अभी ये रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक से छोटे हैं ज़्यादा, लेकिन अगर ये 600 रिकॉर्ड है तो आप स्क्रॉल करके नहीं देख पाएंगे कि कितना है। कहीं कहीं बीच में गलती से किसी का रिकॉर्ड तो ये क्रॉस चेक हो जाएगा। कितने स्टूडेंट हैं 60, लेकिन नंबर कितने के भरे हुए हैं 18। अब देखिए इसने काउंट का आंसर दिया 58, क्योंकि दो रिकॉर्ड्स बीच में इसमें फिल नहीं, एक कोई मिस्टेक हो सकती है। फील्ड ना होने का क्या मतलब है, या तो स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया है, और अगर पेपर नहीं दिया है तो वहाँ पर एब्सेंट मार्क होना चाहिए था।
सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो तो उसके लिए हम उस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। हमने काउंट करके चेक किया, देख रहे हैं कि इसका आंसर 58 आ रहा है, क्योंकि इसमें दो ब्लैंक एंट्रीज को काउंट नहीं कर पाए। तो हम यहाँ से क्रॉस चेक करके ये है। काउंट का यूज है कि कितने, इसका ये काउंट का ये काम नहीं है कि ब्लैंक एंट्रीज को बताए। ब्लैंक देखने का काम काउंट ब्लैंक है। एक काउंट फंक्शन हुआ आपका जिसने ये काउंट कर दिया कि कितने वैल्यूज भरे हुए हैं। दूसरा फंक्शन काउंट ब्लैंक है, जो ये आपको बता देगा कि अगर कोई रेंज है तो उसमें कितने खाली सेल है, अगर कोई रेंज है तो उसमें कितने ब्लैंक सेल है। इसका इसीलिए उसका नाम रखा गया है काउंट ब्लैंक। इसका काम यही होता है कि हम पूरी रेंज में से देखना चाहते हैं कि कितने सेल खाली छूटे हुए हैं, कितने ऐसे सेल हैं जिसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं भरी हुई है। तो उसको काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक का यूज किया जाता है, राइट। तो और जो काउंट ए है वो न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक दोनों को काउंट करेगा। मतलब जैसे ये नेम वाला कॉलम है, नेम वाला कॉलम, अगर हम इसमें लगाते हैं काउंट ए तो इसका पूरा आंसर 60 आएगा। काउंट ए मैंने किया, काउंट ए किया मैंने फ्रॉम B2 से लेकर के B61 तक। या तो हम ऐसे टाइप करेंगे, इसको ऐसे टाइप करेंगे, पहले टाइप करके देख लेते हैं, पूरा 60 आ रहा है। तो ये इसमें अगर कोई नंबर भी भरा होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर भरा हुआ है, होता नहीं है नाम के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई नंबर भी भरे हुए होंगे तो ये टेक्स्ट दोनों को काउंट कर रहा है, चाहे टेक्स्ट भरे हो चाहे नंबर। बात से ये समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अब ये सेल खाली थे तो काउंट उसको 58 आंसर दिया। अगर हम उसमें एब्सेंट डालते तो काउंट का आंसर बदलेगा नहीं, क्योंकि वो ए को काउंट नहीं कर पाए। 58 ही दे रहा है, नॉन ब्लैंक सेल को उसने 0 कर दिया। जो पहले ब्लैंक थे वो 0 हो गए, क्योंकि वहां पे मैंने ए फिल कर दिया है। और तो काउंट आपको 58 आंसर दे रहा है, लेकिन काउंट ए जो होगा इस लाइन का वो 60 ही आंसर देगा। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो काउंट ए है, क्योंकि वो सारे को काउंट कर लेता है, चाहे उसके अंदर न्यूमेरिक भरा हुआ हो और चाहे उसमें अल्फा न्यूमेरिक भरा हुआ हो। काउंट का काम है रिकॉर्ड को गिनना। काउंट फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, काउंट ब्लैंक जो है ब्लैंक एंट्रीज को काउंट करता है। काउंट ए जो है क्या कर रहा है, काउंट ए जो है वो न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक दोनों को काउंट कर रहा है। नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करके आपको बता रहा है कि कितने रिकॉर्ड्स उसके अंदर फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे सीरियल है, हम आराम से समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सीरियल नहीं है और रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, नहीं पता है कि कितने रिकॉर्ड बने, तो एक तरीका है कि हम यहाँ पे रो नंबर देख लें कि भाई रो नंबर 11 से शुरू है, रो नंबर 11 से शुरू है, पे खत्म है, 193 पे खत्म है, तो 193 के -11 कर दें तो भी आंसर निकल आएगा। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, इक्वल टू काउंट ए ऑफ द रेंज। अब माउस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा इक्वल टू काउंट ए और ब्रैकेट के अंदर आखिरी सेल पे क्लिक करिए और शिफ्ट के साथ पहले सेल पे क्लिक कर दीजिए, जाकर के शिफ्ट के साथ पहले सेल पे क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए 11 से लेकर के 193 तक। जैसे आप एंटर करेंगे तो 183 यहाँ पे नाम फिल है, 183 रिकॉर्ड्स यहाँ पर फिल है। क्या किया मैंने, फिर देखते हैं। हम कर रहे हैं काउंट ए, लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ऊपर चले गए, शिफ्ट के साथ पहले रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया, मेथड नंबर 1 आ गया आंसर। दूसरा तरीका इक्वल टू काउंट ए, आप नोट करिए एंड की, हमारे पास एक एंड की होती है कीबोर्ड में, एंड वाली की है। ये कर्सर इस समय कहाँ पर है, लास्ट रिकॉर्ड पर है। आप उसके पहले रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, आप उसके फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, तो आप करिए एंड अप, एंड के बाद अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, तो पूरा आपको ले जाएगा। अगर आपने एंड डाउन किया तो इसका मतलब फर्स्ट पर है, वो एग्जैक्ट लास्ट पे ले आएगा आपको। अगर आप लास्ट पर है, आपने एंड अप किया तो बिल्कुल ऊपर ले जाएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड पे ले जाएगा। आप लेफ्ट पर है, आपने कहा एंड राइट, तो राइट पे ले जाएगा। ऐसे ही एंड लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट पे हो जाएगा।
तो जैसे हम लास्ट रिकॉर्ड पर हैं और एंड अप करते हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंच जाते हैं, एंड डाउन करते हैं तो सीधे लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच जाते हैं। अगर आप एंड राइट करेंगे तो आखिरी सेल पे पहुंच जाएंगे, एंड लेफ्ट करेंगे तो बिल्कुल पहले सेल पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से कर्सर को मूव किया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट लगाया, लास्ट रिकॉर्ड पे रखा, शिफ्ट दबाया, एंड अप कर दिया तो बिल्कुल पहले रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा वो। हेडिंग को छोड़ दिया, फिर से करते हैं। क्या किया, मैंने कहा इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट लगाया। अब मुझे सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है, पता नहीं कितने हैं, तो हमने क्या किया, लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, लास्ट रिकॉर्ड नंबर आ गया, वो मेरे नियर बाई था। अब मैंने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट क्योंकि सिलेक्शन का काम करता है इसलिए मैंने शिफ्ट दबाया और एंड अप कर दिया। तो एंड अप करने से पूरा ऊपर तक जितने रिकॉर्ड भरे होंगे वो खुद ही सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट लाइन हेडिंग है, इसको छोड़ना है मुझे, बस एक बार और नीचे कर दिया, शिफ्ट पकड़ा, रेंज बन गई अपने आप B11 से लेकर के B193 की रेंज बन गई, एंटर कर दिया, आंसर आ गया। तो आपके पास कई तरीके हैं। आपके पास तरीका था कि आपने नंबर खुद ही देख लिया और खुद ही यहाँ पे टाइप कर लिया कि B11 से B193 तक आपने टाइप कर लिया। अब आपके पास मेथड था कि आपने काउंट ए लिखा और काउंट ए लिखने के बाद माउस से ड्रैग किया, लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, फिर माउस से ऊपर ले गए, शिफ्ट के साथ पहले रिकॉर्ड पे क्लिक किया। आपके पास ऑप्शन था कि आपने लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, शिफ्ट एंड अप कर दिया, फिर हेडिंग छोड़ दी, एक बार डाउन कर दिया तो भी आपके रेंज सेलेक्ट। मल्टीपल पेज सेलेक्ट करने का फंक्शन वही है काउंट ए, लेकिन उसके अंदर बड़ी रेंज को कैसे सेलेक्ट किया जाए जब रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। छोटे रिकॉर्ड्स को तो आप आराम से माउस से सेलेक्ट कर लेते हैं, जब ज़्यादा हो रहे हैं आप रिकॉर्ड बढ़ेंगे। हाँ, अब हम लोग जो आगे की खास करके प्रोसेसिंग करेंगे वो ज़्यादा रिकॉर्ड्स पर करने वाले हैं। तो काउंट ए आपको बता रहा है कि कुल मिलाकर के कितने रिकॉर्ड भरे हुए हैं, कुल मिलाकर के कितने रिकॉर्ड भरे। हमारा दूसरा फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब है कि हम कंडीशनली चेक करना चाहते हैं। हमारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे फिल हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स फिल हैं। कई बच्चों के पीआरएन आए हैं, कई बच्चों के पीआरएन नहीं आए। ये पीआरएन वाली फील्ड है जो K11 से लेकर के K93 तक लिखा है। जिन बच्चों के पीआरएन नहीं जनरेट हुए उनके में नो लिखा हुआ है, जिनके जनरेट हो चुके हैं उनके में यस लिखा है। आपको काउंट करके देखना है कि कितनों का पीआरएन यस है, कितनों का पीआरएन नो है। तो ये इफ कंडीशन माना जाएगा क्योंकि कंडीशन वाइज इसको चेक किया जा रहा है। यहाँ पर हम काउंट इफ का यूज करेंगे। काउंट इफ का सिंटेक्स में आपको पहले रेंज देनी होती है, कहाँ से कहाँ तक आप काउंट करना चाहते हैं, और कंडीशन क्या है, मतलब यस है कि नो है, मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ पर हमको ढूंढना है कि यस है कि नो है। तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर फिल है K11 से लेकर के K193 तक। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं इक्वल, हाँ इफ, धीरे धीरे समझते हैं हम इसको। इक्वल टू काउंट इफ रेंज है हमारी K11 टू K193, ये हो गई हमारी रेंज। कॉमा, अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है यस या नो। तो हम लोग इसको यस करके ऐसे टाइप कर सकते हैं, कोड्स में टाइप कर देंगे यस। एक तरीका ये है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया यस, एंटर किया, उसने बता दिया 160 कौन सा यस हो चुका है, कितनों का नो है। तो हम कर रहे हैं इक्वल टू काउंट इफ K11 टू K193, कॉमा, नो की जगह, नो हमने किसी सेल पर टाइप कर रखा है, इसका सेल एड्रेस ले लेते हैं। हर बार हमारे फॉर्मूला का नियम है कि हम लोग कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सेल एड्रेस देंगे, काउंट इफ यस और नो बगल में लिख लिया है, वहाँ पे काउंट इफ K11 K193 और क्राइटेरिया है J196। एंटर किया मैंने, तो आपको बता दिया कि 15 आ रहे हैं।
तो इसका मतलब हुआ कि 168 का PRN जनरेट यस हो चुका है और अभी भी 15 स्टूडेंट जनरेट नहीं हो। एक बार फिर से करता हूँ इन फंक्शंस को, फिर से करता हूँ। कैसे किया हमने कहा इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज लिखी K11 टू K193 कॉमा और यस ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, आंसर आ गया 168। यहाँ पे मैंने कहा था काउंट इफ रेंज है K11 टू K193 कॉमा नो की जगह मैंने सेल एड्रेस ले लिया, ऐसे कर लिया, हो गया। इसी को दूसरे तरीके से एक बार फिर करते हैं। अब की बार करते हैं इक्वल टू काउंट इफ K11 K193 कॉमा यस वाला सेल एड्रेस ले लिया मैंने। अभी उसको हम लोगों ने नो की तरह ट्राई किया था, ये किया, एंटर किया। जब यस का आंसर आ गया तो इसको ओपन किया, ओपन करके क्योंकि नीचे वाले सेल में भी तो K11 और 193 बार बार लिखना ही पड़ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, इस K11 193 को एब्सोल्यूट कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया। तो अब क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, हम जब इसको कॉपी करेंगे तो ये K11 टू 193 क्योंकि मुझे उसी पर बार बार फंक्शन अप्लाई करने हैं तो ये चेंज तो मुझे करनी नहीं है, दैट्स वाई मैंने रेंज को एब्सोल्यूट कर दिया। अब मैं सिंपली इसको जैसे ही कॉपी करूंगा तो यस के साथ नो वाला भी फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, मुझे उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हो गया काउंट इफ रेंज कॉमा J196। मतलब अगर एक ही रेंज पर आपको कई सारे काउंट इफ लगाने हैं तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वाले को लिख करके मैंने उसको एब्सोल्यूट कर दिया और उसकी वैल्यूज को डाल दिया। जैसे इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी डेटा पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो 1 2 3 वाली है ये शिफ्ट है, मतलब बैच है। तो किसी में 1 लिखा है, किसी में 2 लिखा है, किसी में 3 लिखा है। इस तरीके से ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये कोर्स का नाम है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। ये कंप्यूटर का है, फिर इसमें इलेक्ट्रिशियन का है, फिर इसमें कंप्यूटर का है। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं काउंट करने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि बैच 1 में कितने स्टूडेंट हैं, बैच 2 में कितने स्टूडेंट हैं, बैच 3 में कितने स्टूडेंट हैं, या फिर हम जानना चाहते हैं में कितने स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिशियन में कितने स्टूडेंट हैं, फिटर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो क्या कर रहे हैं, इससे पहले हम शिफ्ट वाला एग्जाम्पल कर ले रहे हैं और इसका देख लीजिए, फिर वो भी H11 से लेकर के H193 तक ही होगा क्योंकि डेटा हमारा वहीं तक है। कॉलम नंबर H है, कॉलम नंबर H से मुझे 1 2 3 को अलग अलग निकालना है कि कितने 1 है, कितने 2 है, कितने 3 है, कितने 1 है, कितने 2 है, कितने 3 है, कितने लोग फर्स्ट शिफ्ट में है, कितने सेकंड शिफ्ट में है, कितने थर्ड शिफ्ट में। तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू काउंट इफ फ्रॉम H11 to H193 comma criteria is 1 G197 लिखा, आ गया आंसर, आ गया 44। मैंने इसी फंक्शन को ओपन किया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया और इसको उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया। सबके आंसर आ गए, क्योंकि इसलिए आ गए क्योंकि वो रेंज अपने आप से H11 से H193 चेंज हुई नहीं, कॉपी पेस्ट हो गई और जो क्राइटेरिया था वो अपने आप ही चेंज हो गया, अपने आप ही चेंज। मेथड नंबर 3 सुबह वाली क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, ध्यान से समझिए। मेथड नंबर 3 जो आप लिख रहे हैं H11, एक तो ये तरीका हो गया, जितनी पीछे की चीजें पढ़ते जाइए, दिमाग में रखते जाइएगा। एब्सोल्यूट का मतलब सेल को लॉक कर देना ताकि जब उसको कॉपी पेस्ट किया जाए तो वो चेंज न हो। जब मल्टीपल टाइम्स एक ही सेल को यूज करना है तो उसको लॉक कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे H11 से लेकर के H193 पर बार बार फंक्शन अप्लाई करने थे, तो उसको लिखने की बजाय मैंने क्या किया, उसको एब्सोल्यूट कर दिया। एक ये तरीका हो गया, है ना। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके में मैंने बार बार लिख रहे थे उसको। तीसरा तरीका, एक्सेल में
जो आप फाइल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक के अंदर जो एक वर्कबुक होती है, वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक की डेफिनेशन क्या होती है? वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स बनाते हैं हम। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। हम लोग काम किस पे करते हैं? वर्कशीट पे करते हैं। तो काम किस पे करते हैं? वर्कशीट पे करते हैं। जैसे आप एक्सेल की एक नई फाइल खोलते हैं, जैसे आपने एक्सेल की नई फाइल खोली, कितनी शीटें होती हैं? 3। बाय डिफॉल्ट 3 शीट वो आपको देता है, राइट। और जरूरत पड़ने पर आप शीट बढ़ाते हैं। जितना आपको जरूरत है उतनी आप शीटें यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इसको, एक है वर्कशीट और एक है वर्कबुक। आप जब सेव करते हैं तो आप किसको सेव करते हैं? वर्कबुक को सेव करते हैं। एक्सेल आपको ये फैसिलिटी देता है, एक्सेल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी शीट का कोई हिस्सा सेव कर सकते हैं, एक रेंज को सेव कर सकते हैं। आप एक रेंज को सेव कर सकते हैं, अपनी शीट के किसी पार्ट को आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उस पार्ट में आपको बार बार काम करना है तो आप उतने पार्ट को सेव कर सकते हैं। एक तो है कंट्रोल एस करते हैं तो फाइल सेव हो जाती है, राइट। दूसरा है कि आप अपने एक्सेल की किसी एक पार्ट को सेव कर सकते हैं, जैसे ये है। अब हम आपसे कहने जा रहे हैं ये, जैसे मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, G11 से लेकर के G1 तक था, राइट। तो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है ना, G11:G193 सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसको राइट क्लिक कर रहे हैं और डिफाइन नेम कर दे रहे हैं। इतने एरिया का एक नाम बनाते थे। ये लिखिए क्या है? ये हमारे ट्रेड्स हैं, ये हमारे कोर्स के नाम है, यही तो है। तो हमने क्या किया? अपने कोर्स के नाम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और यहाँ पे डिफाइन नेम का ऑप्शन आ रहा है। डिफाइन नेम किया और इसका नाम कर दिया कोर्स, इसका नाम कर दिया कोर्स। तो इतने एरिया का नाम हो गया कोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे? आपको कंडीशन लगानी है, फिटर कितना, इलेक्ट्रिशियन कितना, तो कितना हमको ये निकालना है। मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रिशियन कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एक फिटर कॉपी किया, फिटर को पेस्ट कर दिया, एक कोपा कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। मतलब स्पेलिंग गलत ना हो इसलिए 1 2 3 लिखना होता तो ना करते, क्योंकि स्पेलिंग गलत ना हो इसलिए। यहाँ पे काउंट करना है मुझे, कितने इलेक्ट्रिशियन, कितने फिटर, कितने कोपा। तो हम करेंगे इक्वल टू काउंट एफ, इक्वल टू काउंट एफ। रेंज लिखनी है ना मुझे यहाँ पर, मुझे यहाँ पे रेंज लिखनी है। हम लिख देंगे कोर्स, क्योंकि उस रेंज को हम सेव कर चुके हैं कोर्स के नाम से। अब मुझे एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स के अंदर इलेक्ट्रिशियन कितना, अब कोर्स मतलब पूरा वो रेंज B11 से लेकर के B93। तो कोर्स में इलेक्ट्रिशियन कितना, कंट्रोल से। अब मुझे कोई एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया। क्या किया? फिर से देखते हैं क्या किया मैंने लिखा इक्वल टू काउंट एफ, इक्वल टू काउंट एफ, कोर्स लिख दिया। एक कोर्स कहाँ से आया? हमने नाम डिफाइन किया था उसको, और कोर्स कोर्स का मतलब जो मैंने रेंज को सेलेक्ट किया था। तो मुझे रेंज को बार बार K11 से लेकर के K193 को लिख करके कॉपी करके एब्सोल्यूट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मेरा काम हो जाएगा। तो अब बस आसानी से मैंने इसको एक बार लिखा और कॉपी पेस्ट किया, सब पे लग गया कि कोर्स के अंदर फिटर कितना, कोर्स के अंदर कोपा कितना। तो हमें पता पड़ा इलेक्ट्रिशियन 60 है, फिटर 51 है एंड कोपा 72 है, राइट। क्या इसके टोटल कितने स्टूडेंट हैं? तो काउंट ऑफ द कोर्स, काउंट ए ऑफ द कोर्स। टोटल कितने हैं? काउंट ए ऑफ द कोर्स। अब मुझे रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस रेंज का नाम डिफाइन कर चुके हैं। काउंट ए ऑफ द कोर्स, काउंट ए ऑफ द कोर्स इक्वल टू
count blank of the code. yes. तो कोर्स के रेंज की बजाय आप नाम लिख सकते हैं। दूसरा फंक्शन है आज का मैक्स फंक्शन है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मैक्स फंक्शन पर जा रहे हैं। मैक्स फंक्शन हम ये बताता है कि जो दिए हुए रिकॉर्ड्स हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है। इसके लिए हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। हमारे पास ये डेटा बना हुआ है, ये डेटा बना हुआ है हमारे पास। हम जानना चाहते हैं कि इंग्लिश के मैक्सिमम नंबर कितने हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा D2 से लेकर के D61 तक हमारा रिकॉर्ड है। हमने कहा इक्वल टू मैक्स ऑफ द D2 D61 माइनस 98 मार्क्स आए और मिनिमम D2 से D61 तक मिनिमम 65 नंबर आए। ऐसा कर लिया हमने। इसके बाद हमारा फंक्शन है सम और सम इफ। सम और सम इफ, सम और सम इफ। हम ऐसे रिकॉर्ड पे जाते हैं जहां पर कोई सेल्स का डेटा हो हमारे पास, कोई सेल्स का डेटा हो हमारे पास, हम वहां चलते हैं। ये है हमारे पास सेल्स का डेटा। हम जानना चाहते हैं कि हमने टोटल कितनी सेल करी, तो हम लोग उसको सम से कर लेते हैं। जब आप सम का यूज करते हैं तो वो अनकंडीशनल सम कर देता है। अनकंडीशनल सम का मतलब वो जितने भी वैल्यूज होते हैं सबको जोड़ देता है। हमारी ये सेल चढ़ी हुई है, हमारे रिकॉर्ड, सेल का रिकॉर्ड यहाँ पे फिल है, सेल का रिकॉर्ड फिल है। हम इसको सम फंक्शन देते हैं इक्वल टू सम ऑफ द रेंज, तो आपको ये बता देता है 1,32,000 रुपये की हमारी सेल हुई है। तो सम ने आपको सबको जोड़ दिया। टोटल क्वांटिटी कितनी है ये आपको जोड़ दिया, 274 की क्वांटिटी सेल हुई है हमारे पास। मगर ये जो सेल है वो शायद एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगी। ये 10 रिकॉर्ड हमने भरे हुए हैं, तो हो सकता है ये 10 रिकॉर्ड एक दिन के हों, एक महीने के हों, इतना ही होगा। आगे जाकर के ये रिकॉर्ड फिर से कंटिन्यू होंगे ही होंगे, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि पेन ड्राइव एक ही बार बिकेगी। अगर ये कंसोलिडेट रिपोर्ट है तो कोई बात नहीं। अगर ये एक दिन की है कि पहले दिन हमने आज पेन ड्राइव, डिस्क, मोबाइल, मेमोरी कितने बेचे, कल को हम लोग हो सकता है फिर से बेच रहे हैं, फिर से हम पेन ड्राइव बेचें, तो होगा ये, क्योंकि शॉप है लगातार चलेगी। फिर से हम डिस्क बेचेंगे, फिर से हम माउस बेचेंगे, फिर ये चीज़ रिपीट होगी। पेन ड्राइव ज़्यादा बिक रही है, माउस बिक रहे हैं बार बार, जो रूटीन आइटम है वो बार बार बिकेगा। हो सकता है कि मोबाइल कंप्यूटर वाली दुकान पर अगर है तो रोज तो नहीं बिकता होगा, तो अगर बिक रहा है तो फिर कितना, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंट आइटम है वो हमारे बार बार सेल हो रहे होंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम जानना चाहेंगे कि अब हमारे कुल मिलाकर के पेन ड्राइव कितने बिके, ये हम जानना जरूर चाहेंगे। ये कुल मिलाकर के कितने बिके हैं। माउस कितने का हमने लिया हुआ है, 550 रुपये का लिया है। पेन ड्राइव 6000, माउस 550, 550, 9000, जो भी हमारा डेटा है यहाँ पर 6000 की जगह इसको 600 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा। अब ईच प्रोडक्ट है तो 6000 का होगा नहीं, पेन ड्राइव 600 की होगी। यहाँ पे डिस्क, हार्ड डिस्क होगी तो 5000 ठीक है उसका दाम। तो 6 हम उसी हिसाब से कोरस्पॉन्डेंस यहाँ से चेंज कर ले रहे हैं। माउस 550, 600 रुपये की पेन ड्राइव, 550 का माउस, 600 की पेन ड्राइव। और क्वांटिटी अलग अलग है क्योंकि अलग अलग दिन पर ये सेल हो रही होगी, अलग अलग दिन पर ये सेल हो रही होगी। देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारी सेल हो रही है। कोई भी शॉप होगी तो उस पर लगातार प्रोडक्ट रोज सेल हो रहा होगा, रोज। अगर आइसक्रीम शॉप है तो हमारी आइसक्रीम डेली बिक रही होगी, वही आइटम बार बार रिपीट हो रहा होगा कि है ही वो सामान हमारे पास। तो हर कस्टमर आ रहा होगा, वही सामान मांग रहा होगा। 10 में से 6 सामान ऐसे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, 2 कभी कभी बिकते हैं और एक तो बहुत ही कम, बहुत ही रॉयल टाइप का होता है। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए रखा जाता है जो कि स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी हम लोग सामान रखते ही रखते हैं। तो 6 कॉमन आइटम्स होते हैं जो हमेशा बिकते ही रहते हैं। तो किसी न किसी समय हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी अभी तक का पेन ड्राइव का सेल कितना, जैसे ये सेल चल रही है, हमको सम फंक्शन बता रहा है कि कुल सेल कितनी हो गई, 2,24,000 की हो गई। लेकिन हम जानना चाहें कि पेन ड्राइव की कुल मिलाकर के कितनी सेल
हुई है। अगर हम ये जानना चाहें पेन ड्राइव कितनी बार बिका, तब तो काउंट इफ लगा देंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पेन ड्राइव कुल कितनी बिकी है या कितने अमाउंट की बिकी है, तो ये सम इफ है। ये सम इफ है, ये सम नहीं है, ये सम इफ है। सम इफ को आप लिखते हैं यहाँ पर, आपको सम इफ में 3 आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं। इक्वल टू सम इफ, इक्वल टू सम इफ रेंज कॉमा कंडीशन कॉमा सम रेंज, इक्वल टू रेंज कॉमा कंडीशन कॉमा सम रेंज। ये सम इफ, दिस इज सम इफ रेंज कॉमा कंडीशन कॉमा। मैं बार बार कहता हूं कि आप फंक्शन को ध्यान से, अगर आप उसका नाम पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आएगा। कह ही रहा है कि सम इफ, काउंट इफ, काउंट का मतलब ही होता है गिनना, सम का मतलब ही होता है टोटल करना। तो काउंट इफ का मतलब होता है कंडीशनली काउंट करना, सम इफ का मतलब होगा कंडीशनली सम करना। तो एक तो रेंज है और एक सम रेंज है, इसमें क्या फर्क है? सम हमारी टोटल रेंज है और सम रेंज वो है जिसको जोड़ना है। ध्यान से इस पहले इस प्रैक्टिकल को देख लीजिएगा, फिर कर पाएंगे। क्या करने जा रहे हैं, हमको फिर से क्वेश्चन समझिए, हमको निकालना है पेन ड्राइव का टोटल सेल या पेन ड्राइव की क्वांटिटी की टोटल सेल। कैसे करेंगे, ध्यान से लगाया इक्वल टू सम इफ, पेन ड्राइव यहाँ पे लिख लें, हमेशा की तरह लिख लेना चाहिए ताकि अंदर कंडीशन में सेल एड्रेस देने में काम आए। तो जिसको भी हमको करना था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया या कॉपी पेस्ट कर लिया। जानना चाहते हैं कि पेन ड्राइव की टोटल सेल कितना हुआ है। सम इफ, सबसे पहले रेंज, रेंज आप लीजिए से लेकर के आगे तक, जहाँ तक आप चाहें, क्योंकि मुझे अमाउंट तक की जरूरत था इसीलिए मैंने नाम वाला कॉलम लिया है और उसके बाद जब तक मुझे सेल वाला कॉलम नहीं मिल गया सब ले लिया है। तो हो सकता है दूसरे पर ही मिल जाए, तीसरे पे मिले, चौथे पे मिले, जहां तक नाम वाला कॉलम जो है वो पहले नंबर पर होना चाहिए। आप सीरियल से सेलेक्ट मत करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसको टोटल करना है वो वाला कॉलम नंबर 1 पर होना चाहिए, राइट। इसलिए पेन ड्राइव से सेलेक्ट किया है और आगे तक ले गए हैं और ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया। तो ये हमारी कंप्लीट रेंज कहलाएगी। कंप्लीट रेंज मतलब नेम प्लस वैल्यू बोथ, नेम प्लस वैल्यूज बोथ, दोनों कॉलम्स, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है पेन ड्राइव मतलब B26, कॉमा। अब आ रहा है सम रेंज मतलब जोड़ना किसको है। तो जोड़ना किसको है? जोड़ना इसको है, इस वाले कॉलम को जोड़ना, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो जो टोटल रेंज है वो B से लेकर के E तक है और जो सम है वो E का करना है, सम है वो E का करना है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ये आपको ये बता देगा। प्रॉब्लम है स्पेस की, यहाँ पर स्पेस दिया होगा इसीलिए वो सर्च नहीं कर पाए। तो हमेशा इसीलिए डेटा ऊपर से कॉपी कर लेना चाहिए, हमेशा डेटा ऊपर से कॉपी कर लेना चाहिए। वही प्रॉब्लम ट्रिम वाली प्रॉब्लम है, इसके अंदर स्पेसेस इंक्लूड है, वो सर्च नहीं कर पाया था। तो पहले ही ट्रिम लगा के उसको काट देना, सही कर देना चाहिए। नहीं तो ऊपर से डेटा अगर आप नीचे कॉपी कर लेंगे तो जिस फॉर्मेट में टाइप किया होगा उसी फॉर्मेट से वो नीचे भी अपने आप आ जाएगा। ये क्या आया? क्वांटिटी वाला जोड़ना होता तो क्या करते हैं? जानना चाहते हैं कितनी पेन ड्राइव, ये तो उसकी वैल्यू आई ना, 27,000 रुपए की पेन ड्राइव बिकी है। कितनी बिकी? 10, 15, 20, कितनी बिकी? तो क्वांटिटी वाला कॉलम जुड़ना चाहिए। दैट्स वाई सम इफ, तो टोटल रेंज तो वही होगी, टोटल रेंज तो वही होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कॉमा। क्राइटेरिया B26, सम रेंज क्वांटिटी वाला कॉलम लेना चाहिए, चाहिए। तो रेंज मतलब कंप्लीट रेंज, क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया, सम रेंज का मतलब न्यूमेरिक वाला, न्यूमेरिक वाला, न्यूमेरिक वाला।
न्यूमेरिक वाला सेल। अब यहाँ पर आप बदल के भी देख सकते हैं। देखिए अब ये एक ऐसा कमांड बन गया है, जैसे मैं इसमें माउस कॉपी करूंगा, ये माउस बता दिए 66 माउस बिके हैं, मोबाइल कितने बिके हैं, बस ऊपर से डेटा उठा रहा हूं मैं, 3 मोबाइल बिके हैं। चीजें समझ रहे हैं आप? पूरी एक सेल लिस्ट बनी हुई थी, पूरी एक सेल लिस्ट बनी हुई थी। अब हम उसमें से ये ढूंढ पा रहे हैं कि हमारा कौन सा सामान कितना, एक एक सामान की डिटेल निकाल पा रहे। 3 कीबोर्ड बिके हैं, 45 पेन ड्राइव बिकी है, 66 माउस बिके हैं, अलग अलग डेटा निकाल पा रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, कितना वैल्यूज, दैट इज सम इफ। अगर कुछ सम इफ, ये एक और एग्जाम्पल जो सुबह क्लास में रिकॉर्ड नहीं हुआ, सुबह क्लास में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये इंग्लिश के नंबर हैं, ये इंग्लिश के नंबर हैं। आपको मैक्स बताया कि इंग्लिश के मैक्सिमम कितने आए, आपने बता दिया कि हाँ सर मैंने पढ़ा था पहले ही, इस कमांड को हम पहले ही पढ़ चुके थे। 98 हाईएस्ट है हमारा, राइट। मिनिमम हमारा 65 है, राइट। कितने स्टूडेंट हैं जो 65 के ऊपर, कितने स्टूडेंट हैं जो 80 के ऊपर। हाईएस्ट 98 है, लोएस्ट 65 है, तो ऐसे तो सभी लोग 65 के ऊपर ही हुए, तो लोएस्ट ही 65 है। तो आउट ऑफ 60 तो सभी के 65 के ऊपर, लेकिन कितने ऐसे हैं जो 90 के ऊपर है, तो काउंट इफ लगाना पड़ेगा आपको। कितने हैं, अगर आपसे पूछा जा रहा है कितने हैं जो 90 के ऊपर है, तो आपने सिंपल लगाया इक्वल टू काउंट इफ को। एक और लिखने का तरीका देखिए, अगर रेंज होती है, सुबह डिस्कस नहीं हो पाया था, इक्वल टू काउंट इफ फ्रॉम डी टू D61 ग्रेटर देन 90, ऐसे ग्रेटर देन 90, ये आंसर निकलेगा। वो जो स्टूडेंट 90 के ऊपर है, वो जो 90 के ऊपर है। भारत में जो करोड़पति लोग हैं वो कितने हैं? अखबार पढ़ते हैं आप लोग? न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, न्यूज़पेपर अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, अपने कोर्स का पार्ट है, ये समझ लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आप मतलब या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें या नेट पर अपने मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ते रहें, नेशनल इंटरनेशनल, या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी आपका गेम्स, म्यूजिक, जिसमें आपका मन हो, न्यूज़ पढ़ते रहा करिए। एनालिसिस, फाइनेंशियल सब चलता रहता है। भारतवर्ष में इस समय कितनी जनसंख्या हो गई है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कौन सा स्टेट हमारा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन सा आज की डेट में भी स्टेट ऐसा है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है, कम है, राइट। तमाम तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। भारत में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पारिवारिक आय आज की डेट में 10,000 रुपये से कम है, कितने ऐसे लोग हैं। अलग अलग रिसर्च चलती है, सरकार कैसे निर्णय लेती है सब, या हाँ अब तो देख रहे हैं कि भारत विकसित हो रहा है, भारत विकसित हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें डिस्कशन चल रहा है ना, अलग अलग ये चलता रहता है सब, कि हम कहाँ से विकसित हो रहे हैं, या हम हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, माना जाए कि ना माना जाए, हम कितने डेवलप हो गए, आज से 10 साल पहले हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो कभी हमारे देश में एक ऐसा सीन था जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था कि नहीं था, राइट। गर्ल्स को पढ़ाया ही नहीं जाता था, गर्ल्स की शादी, बहुत अजीब सा वक्त हमने गुजारा है हमारे देश से, लेकिन उसको समझ करके हम लोगों ने इम्प्रूव किया है ना। कभी बचपन में बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, गर्ल्स को तुरंत ही शादियाँ कर दिया था, फिर देश समझदार हुआ, उन्होंने इम्पोर्टेंस को समझा, लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया, था कि नहीं था,
हाँ, पढ़ाता ही नहीं, पढ़ते ही नहीं थे लोग, पढ़ाने को भेजा ही नहीं जाता था, लोग अनपढ़ रह जाते थे। तो आज की डेट में ऐसा कुछ है नहीं, आज सब लोग पढ़े लिखे, राइट है। अब हमारा लिटरेसी रेट आज की जनरेशन पर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो पहले पहले एनालिसिस होती थी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कम पढ़ा लिखा है ना। तो ये सब फंक्शंस क्या है, दिस इज काउंट इफ, पूरी जनसंख्या कितनी है, काउंट, उसमें पढ़े लिखे लोग कितने हैं, काउंट इफ, उसमें से महिलाएं कितनी पढ़ी हैं, पुरुष कितने पढ़े हैं, राइट, काउंट इफ। क्लियर हो रहा है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगा। अब दूसरी जो हम लोग बात करें तो भारत में कितने लोग लखपति हैं, राइट, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे, किसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाए, किसको अमीर माना जाए। तो डेटा निकलता है कि इतने सारे लोग लखपति हैं, तो केवल इतने ही लोग हैं जो करोड़पति हैं। कुछ ऐसा डेटा सब निकलता है कि भारत में इतने ही लोग, पूरे भारत की इनकम को निकाला जाए या पूरे किसी स्टेट की इनकम को निकाला जाए, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे, कितने लोग कमा रहे। मान लीजिए एक 20 लोग हैं हमारी, बहुत सरल सा, पूरे भारतवर्ष की बात न करके अगर एक छोटी कंपनी के बारे में बात करते हैं, एक छोटी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, वही चीज पूरी सब जगह अप्लाई हो सकता है, डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है। हम अभी एक छोटे पे बात कर रहे हो, हम कहना चाहते हैं उसको हम बात कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में 5 लोग काम करते हैं, तो सब लोग मेहनत करते होंगे, राइट। तो हमने कुछ ऐसे डेटा भरा, राइट, हमने कुछ ऐसा डेटा भरा, हमारी कंपनी की सेल कितनी है, 1 लाख, हमारी कंपनी की सेल कितनी है, 1 लाख। तो हम तो खुश है ना कि हमारी कंपनी की सेल 1 लाख हो रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 1 लाख में से 50,000 तो सिर्फ ए ने कर दिया, बाकी 4 लोगों ने केवल 50,000 किया, उसमें से भी जो सी है उसने 25,000 कर दिया, मतलब 2 लोगों ने 75,000 रुपए की सेल कर दी, राइट। तो एक एनालिसिस ये भी है कि इतने सारे लोग, भारतवर्ष की कुल इनकम कितनी है, लेकिन उस पूरी इनकम में से खाली इतने लोग ऐसे हैं जो इनके पास इतना पैसा है, बाकी सबके पास इतना पैसा। अमीर और अमीर है, गरीब और कहने को बात है कि इतना सारा पैसा है, लेकिन उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा तो किसके पास है, केवल इतने ही लोगों के पास है, राइट। तो दिस इज सम इफ, दिस इज सम, हम काउंट किसको करना चाहते हैं, केवल ए को, केवल बी, टॉप 10 के पास कितने लोग, बाकी के पास कितना पैसा, राइट। तो सो मेनी एनालिसिस जिससे डिसीजन मेकिंग होगी, ये सब आगे अब कोर्स में आपके आएगा, ये सब आपके कोर्स में अब आएगा, ये है एनालिसिस।